पता नहीं ये कहानी मैं किसी को बता पाऊंगा या नहीं, पर जो हुआ वो बहुत अजीब था, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, पर तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? होप सो तुम सब बढ़िया होंगे। और तुम्हारा डेव टॉक्स सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत ही मस्त गेस्ट है, और उनका नाम प्रोनाउंस करने में भी बहुत सही है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस मानिक साहू ए के असैतनो मानिक। सो मानिक भाई, कैसे हो? बस सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में, ऑलमोस्ट। ओ, सही है। सो गाइज, मैं आपको फुल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मानिक भाई की। ये एक गेम डिजाइनर है और बहुत मस्त गेम पे अभी काम कर रहे हैं। इनकी टीम भी काम कर रही है, इंसैनिटी क्रू। अनंत श्रृंखला इनकी गेम का नाम है। और इस साल इन्होंने वो IGDC में भी दिखाई थी गेम। तो मानिक भाई, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपकी गेम डेवलपमेंट की, जो गेम डेवलपर की आपकी जो ये जर्नी है, गेम डिजाइनर की जो आपकी जर्नी है, ये आपने सबसे पहले स्टार्ट कैसे की? किसी से मोटिवेट होके या कुछ और? तो एक्चुअली क्या था, स्टार्टिंग में मैं मोबाइल पे गेम्स खेलता था, और वो छोटे वाले बटन वाले फ़ोन्स नहीं आते, उनके ऊपर गेम्स खेलता था बहुत ज़्यादा। और ऊपर से एक गेम बॉय टाइप का लिया था। गेम बॉय की कॉपी नहीं बिकती इंडिया में, बस ले लिया था वो और उसको उठा के गेम खेलना शुरू कर दिया अपने लोग। सो व्हेन आई वाज यंगर, तब तो इस टाइप की गेम्स की एक्सेस थी। जैसे जैसे समय आता गया, स्मार्टफोन्स आए। देन एक फ़ोन था आशा 501, पता हुआ है भाई? सब पता नहीं कि सबके पास होता है, हर गेमर के पास रहा है वो फ़ोन भाई। वो उस टाइम का गेमिंग फ़ोन था। एंड उसके अंदर असैसिन्स क्रीड 2, 3 सबके जावा वर्जन्स चला करते थे, इस तरह के वीडियो गेम्स के। एंड आई यूज़ टू लव दैट फ़ोन। उसके ऊपर मैं दिन भर ये वाले गेम्स खेलता रहता था भाई। 5-5 10 MB में, मतलब गेम 10 MB से बड़ा होता था तो वो बड़ी चीज़ होती थी उस टाइम पे। सो एक्चुअली इस तरह से मेरे को इंट्रोडक्शन हुआ असैसिन्स क्रीड गेम से। देन जब मेरे को पीसी मिला, पापा ने इंटरनेट कैफ़े के लिया था, इंटरनेट कैफ़े में काम करता था, तो उधर मैंने थोड़े थोड़े गेम्स चलाए। और कैफ़े के अंदर ही ना मैंने कैफ़े वाली पीसी पे गेम खेलना शुरू करा, असैसिन्स क्रीड। फ्रॉम दोज गेम्स एक अलग टाइप का कनेक्शन बन गया वीडियो गेम से। और एक समय ऐसा भी था मेरी लाइफ में जब मेरे पास पीसी, लैपटॉप, मोबाइल और टीवी भी नहीं हुआ करता था घर में, तो मैं घर की छत पे ना ईंटों को लेकर लेवल बनाया करता, मतलब ऐसे वो बनाया करता है तकेशी काशिश की तरह, ठीक है, एक पूरा लेवल बना दिया करता था, उस पर जंप कर करके खेलता रहता था। ये इंस्पिरेशंस थी मेरी, जिन्होंने मुझे इंस्पायर करा कि कुछ करते हैं। मतलब ये गेम, वैसे तो लेवल बना चुका हूँ और गेम टाइप की चीज़ें करते आया हूँ, मुझे कंप्यूटर्स का शौक है, मूवीज़ का शौक है, कुछ करते हैं इस गेमिंग के अंदर। एंड देन मेरा धीरे धीरे गेमिंग के अंदर इंटरेस्ट बना, गेम डेवलपमेंट के अंदर। मैंने यूनिटी ट्राई करा और ब्लेंडर ट्राई करा। देन एकदम से मुझे लगा कि यार गेम्स भी बना सकता हूँ। एंड देन आई चोज़ कि गेम डेवलपमेंट तो सीखा मैंने, उसके साथ मैंने फोकस करा गेम के जो टेक्निकल आइडिएशन वाला पार्ट होता है, प्लानिंग वाला पार्ट होता है, थिंकिंग वाला पार्ट होता है, जहाँ पर आप सोचते हो गेम आइडियाज़ के बारे में, वीडियो गेम डिज़ाइन के ऊपर एंड लेवल डिज़ाइन के ऊपर। फ्रॉम दैट आई बिकम ए गेम डिज़ाइनर। और क्योंकि मैं गेम बनाता भी था, सो आई एम ऑल्सो अ गेम डेवलपर। सो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको इंट्रोड्यूस किसने करवाया? आपको पता कहाँ से चला कि गेम डेवलपमेंट ये कुछ ऐसा है? यार गेम डेवलपमेंट को लेकर मुझे याद है, देखो, अब गेम डेवलपमेंट होता होगा ये तो श्योर। एक बार बताओ, जब आप गेम खेलते हो किसी ने तो बनाया होगा ना भाई, किसी ने तो बनाया होगा। सो इसी तरह से मैंने सोचा कि उसका पाथ क्या है। आई ऑलवेज यूज टू सर्च कि गेम कैसे बनते हैं, गेम कैसे बनते हैं, बट उतना मिलता नहीं था यार यूट्यूब पे कंटेंट, उतना समझ में नहीं आती आधी ज़्यादा चीज़ें। क्योंकि यार यूट्यूब, अब समझो ना, 2016 15-16 की बात है, उस टाइम पे यूट्यूब में कितना ही कोई डालता था, है कि नहीं? तो बस ऐसे ही एक दिन एक चैनल फेमस होने लग गया, तो उसका नाम था फाइनेस्टली। तो बेसिकली उसने कुछ तो गुचर मुचर करके बहुत बेसिक से गेम बना दिया करता था। आई स्टिल नो उसको प्रॉपर गेम डेवलपमेंट पता नहीं
कितना आता था, पर लेकिन वो कुछ तो बना दिया करता था। तो सिंस देन एक थोड़ा सा यूट्यूब के अंदर लोगों को पता चलने लगा कि ओके गेम डेवलपमेंट करने की मतलब क्या, सॉफ्टवेयर वगैरह से कुछ तो कर सकते हैं गेम डेवलपमेंट, मतलब गेम डेवलपमेंट वैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो लोग सोचते थे कोई गेम डेवलपमेंट की अलग से मशीन आती होगी, पता नहीं क्या होता होगा। सो वो जो परसेप्शन है हटा जब पता चला कि ओके आप अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हो। देन धीरे धीरे थोड़ा बहुत सीखा। जोनस टायरोलर वॉज द प्राइमरी चैनल जिसने मेरे को सिखाया कि गेम्स बनाते कैसे हैं। उनका एक यूनिटी का ट्यूटोरियल देखा एंड आई स्टार्टेड लर्निंग कि ओ दिस इज़ गेम डेवलपमेंट, ऐसे बनता है गेम। उससे सीखा मैंने। इंडिया में चैनल हैं वैभव चरण सर के और निखिल मलंकर जी के, उनसे मिला भी मैं IGDC में। दे इंस्पायर्ड मी। तो ऐसे ऐसे करके मेरे को थोड़ा एक्सपोजर मिला गेम डेवलपमेंट से, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन गेम्स, और सही चला वो जो भी था पूरा। सो ओके, तो आपको मतलब कितने ईयर हो गए, कितने साल हो गए इस इंडस्ट्री में? 3 से 4 मान लो, मतलब अभी 3.5-4 कुछ ऐसा हो गया। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो अभी आप जिस गेम पे वर्क कर रहे हो अपनी अनंत श्रृंखला पे, तो उससे पहले भी ऑफकोर्स आपने बहुत गेम प्रोजेक्ट्स पे काम किए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पे खुद गए। तो लाइक अप्रोक्सीमेटली कितने प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है उस टाइम पे? और पहली बात, गेम का नाम है अनंत श्रृंखला। एक कहानी है, मतलब क्या कहते हैं, जिसके अराउंड मैंने गेम बनाया है। एक बंदा जो कैप्चर हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन से। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे गेम्स बनाए हैं। अगर आप मेरी वेबसाइट पे चेक करोगे, www.imgamedesigner.com पे जाओगे तो वहाँ पर आपको मेरे गेम्स की भी लिंक मिल जाएगी पुराने। सो मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारे मोबाइल गेम्स पे वर्क करा था, स्टार्ट करा था मैंने, थोड़ा फ्रीलांसिंग करी थी। मैं शुरुआत में कुछ तो गेम्स बनाता था, पर मेरा मोस्टली काम क्या था, गेम डिज़ाइनर का था, लेवल डिज़ाइनर का था। तो जो प्रोजेक्ट्स गेम बना रहे हैं उनको एक लेवल डिज़ाइनर चाहिए, एक लेवल बनाना है इंटरेस्टिंग सा जिसको खेलने में मज़ा आए, तो मैं डिज़ाइन करता हूँ उनके लिए वो लेवल। कोई गेम बनाना चाहता है पर उनके पास प्लान नहीं है, सो मैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता हूँ जिसमें मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है कि आपकी गेम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, गेम को फ़न क्या बनेगा। सिमिलरली मैंने थोड़ा सा गेमिफाइड वेबसाइट्स के लिए भी काम कर रहा था स्टार्टिंग में, इस तरह से काम कर रहा है। एंड नाउ आई एम ऑल्सो टीचिंग दिस गेम डिज़ाइन और ये सारी चीज़ें ऑन माई कोर्स जो मेरी वेबसाइट पे है। या सो गाइस, मुझे याद आया कि इनकी एक वेबसाइट है जिसमें ये गेम डिजाइन के बारे में सिखाते हैं, और अगर तुम इंटरेस्टिंग हो तो तुम इनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, और इनके यूट्यूब चैनल का भी तुम्हें लिंक का पोस्ट मिल जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन है कि ये बहुत बारी आपसे पूछ लिया होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है। तो जो आपकी गेम है अनंत श्रृंखला, उसका पहले नाम था अबे चुप, तो इसका नाम चेंज क्यों हुआ, लाइक क्या रीजन था? अरे बढ़िया सवाल है, बिल्कुल बढ़िया सवाल है। ऐसा है ऐसा है कि टीम के साथ मेरा डिस्कशन चलता रहता था। भाई मैं नाम नाम तो गेम का शुरुआत जब मैंने करा था, नाम मैंने ऐवे ही सोचा था। उसके पीछे एक रीज़न था, एक बेस फिलॉसफी, कि इसकी पहली बात तो एक स्टोरी जो है ना, स्टोरी का मेन डायलॉग एक ही, मैंने जब स्टोरी थोड़ा सा कुछ सोचा था स्टोरी के बारे में, जब और कोई था भी नहीं टीम में, तो एक कुछ डायलॉग्स लिखे थे और उसमें एक डायलॉग था अबे चुप। सुननी तेरी बात कोई तो मैं क्या आपके उस बच्चे को मार दूं? क्या? ठीक है, एंड वो अभी चुप डायलॉग एक बहुत सीरियस पॉइंट पे है, ऐसा नहीं कि मजाक है। सो इट्स लाइक कि वो उसको फंसा होता है ये बंदा एकदम वहाँ पर बर्फ़ के बीच में, एंड और वो वहाँ पर चल रहा होता है, टहल रहा होता है, एकदम से उसको कोई बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देती किसी औरत की, एंड वो क्या कहते हैं, चिल्लाने लगता है कि तुम बोले जा रही हो, मुझे सुन क्यों नहीं पा रही, और वो एकदम से बोलता है अबे चुप, ठीक है, चिल्ला के। और उस पॉइंट पे मैंने कहा कि मैंने जो भी बना दिया है इसको तो पूरा गेम का कंसेप्ट ही बना सकते हैं, और हर में भी हो सकता है हर लेवल के अंदर ऐसा हो, हालांकि ऐसा है नहीं, पर लेकिन एक प्राइमरली जो आइडिया था मुझे वहाँ पर से मिल गया कि अबे चुप इसका नाम रख दे तो कैसा रहेगा, बड़ा कैची सा लग रहा है। काफ़ी टाइम तक वो चीज़ ने हमें वायरल करा, हमें हाइप दी, मुझे टीम मिली,
बट एक समय के बाद मेरी टीम में है विनीत और तेजस राज। उन्होंने रिकमेंड करा कि मतलब हमारी बात चलती रहती थी इस बारे में कि भाई ये जो नाम है इट्स नॉट दैट प्रोफेशनल, इसके अंदर हमारी एक डेप्थ नहीं है इसके अंदर उतना भी, मतलब कहने को है बट उतना सीरियस नहीं लग रहा। बाकी ऑडियंस को चाहे कुछ लोगों को अपीलिंग लग रहा हो ये नाम, उतना सीरियस नहीं लग रहा। तो उसको सीरियस कैसे बनाया जाए, बेटर नाम के साथ कैसे है। तो दोनों तेजस और विनीत केम अप विद दिस नेम अनंत श्रृंखला, और उन्होंने कहा इसको रखते हैं नाम। और हमारी बात हुई, थोड़ा गजर बजर बात हुई, और काफ़ी समय सोचने के बाद वी डिसाइडेड कि ये नाम बहुत सही है, अनंत श्रृंखला एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। सो या और अगर तुम इस शब्द के बारे में सोचोगे ना, आई थिंक आप हमारी गेम की स्टोरी फिगर आउट कर लोगे। ओ, ऐसी कहानी है। हाँ तो अब मेरा फोर्थ क्वेश्चन है कि जब आप ये गेम लाइक बना रहे थे या जब आप किसी स्टोरी पे काम कर रहे थे, तो क्या एक रेफरेंस था या क्या वो स्टोरी का लिखने का आपका स्टार्टिंग में वो था कि हाँ ऐसी स्टोरी होनी चाहिए? क्या आपने रेफरेंस लिया था दिमाग में जब स्टोरी आप लिख रहे थे? स्टोरी राइटिंग, वीडियो गेम डिज़ाइन के अंदर स्टोरी राइटिंग को हम लोग नैरेटिव डिज़ाइन बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने अपने कोर्स के अंदर भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। देखो ऐसा है कि जब आप कहानियाँ लिखते हो ना, आप पहले सोचते हो अपने गेम प्ले के बारे में, गेम प्ले के अंदर हो क्या रहा है। गेम प्ले के बारे में कैसे सोचते हो, लेवल डिज़ाइन करके, ठीक है। पहले तो आप गेम का बेस डिज़ाइन सोचते हो, गेम का ओवरऑल कंसेप्ट क्या है, उसके अराउंड आप लेवल बनाते हो। जब लेवल बन के आ जाता है तब आप थोड़ा सा स्टोरी लिखना स्टार्ट करते हो, डायलॉग लिखना स्टार्ट करते हो, और हर चीज़ को ज़बरदस्ती का रीज़न देना शुरू करते हो। मतलब किसी चीज़ का सेंस नहीं बन रहा है तो एज अ गेम डेवलपर आपका काम बनता है कि आप उसको सेंस बनाओ उस चीज़ का। एक गेम के अंदर एक बड़ा सा दरवाज़ा आप खोल रहे हो, ठीक है, वो भी एक बर्फीले पहाड़ के अंदर। अब क्या सेंस है उस चीज़ का, कहाँ से आ गया दरवाज़ा, सोचो उसके पीछे कुछ कहानी बनाओ, ठीक है, मेक सम स्टोरी अप लोग। हाँ, एंड देन अपने लोग क्या करते हैं, जाते हैं मतलब हिस्ट्री की किताबें खोल लेते हैं या यूट्यूब पे सर्च करते हैं बड़े बड़े वीडियोस कि मतलब क्या हिमालय के अंदर सच में कोई ऐसी जगह है, इस जगह पे कोई सच में ऐसी जगह है, उधर क्या हुआ था। ऐसे ऐसे कर आइडिया आते रहते हैं और उसको हम लोग स्टोरी को जोड़ते जाते हैं। तो इस तरह से ही अपनी गेम की स्टोरी मैंने निकालते गया हूँ। और बाकी ये रहता है जब आप गेम्स खेलोगे ना, अच्छे अमाउंट ऑफ गेम्स खेलोगे, और देर आर वीडियोज़ ऑन द इंटरनेट जिन्हें हम लोग कहते हैं वीडियो गेम एनालिसिस या वीडियो गेम क्रिटिक्स। इनको जब आप देखोगे समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि बड़ी बड़ी जो गेम डेवलपर्स हैं जिन्होंने नरेटिव्स लिखे हैं अपने गेम के, वो उनका थिंकिंग प्रोसेस क्या था, या फिर उन्होंने जिस तरह से कहानी को सोचा है वो काम क्यों करती है उस गेम के लिए। वो जब आपको पकड़ में आ जाएगा ना, तब आप वैसी और उससे बेहतर कहानियाँ लिख पाओगे। इवन और कहानी सपोजिटली इतनी अच्छी मतलब अभी तक जो हमने सोची है वो कितनी सही है कि जैसे कि IGDC के अंदर कुछ लोगों ने हमारे पैम्पलेट्स रखे थे जिनके ऊपर थोड़ी सी कहानी का बेसिक लिखा था, बस 4 लाइनें। उसको देखकर ही लोग जो है बस पढ़ रहे थे, बस लगातार पढ़ रहे थे 2-4 बार, और पूछ रहे थे, मतलब घूर रहे थे उस पेज को, क्योंकि इतना वो हुक हो गए थे उतनी छोटी सी लाइन से। तो हाँ, स्टोरी जो है एक बार मतलब आप बना लो ना, बढ़िया रहता है। सो ओके मानिक भाई, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जब आपने स्टार्टिंग में अपनी टीम को असेंबल करना शुरू किया था, जब आपके पास टीम नहीं थी, जब स्टार्टिंग में आपने टीम असेंबल शुरू करना किया, तो आपको क्या दिक्कत आई उस टाइम पे, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और अभी भी जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ती है टीम के साथ? द टीम इज़ अ वॉलंटियरी टीम। वॉलंटियरी टीम का मतलब होता है जिनको आप पे नहीं करते, वो आपके साथ एज अ फ्रेंड और एज अ क्या कहते हैं कि आप स्टार्टअप को शुरू करें तो विदाउट एनी पेमेंट आपके साथ दोस्ती में एक साथ काम करते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, और दूसरी बात ये है कि वो उसके साथ साथ कॉलेज मेंटेन कर रहे हैं, स्कूल मेंटेन कर रहे हैं, या कुछ भी मेंटेन कर रहे हैं। तो ऐसे में 2 इश्यूज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन दे हैव एग्जाम, स्कूल कुछ भी कॉलेज के अंदर, तो वो नहीं आ सकते और ना ही आप उनको कह सकते हो, राइट। और सिमिलरली क्या होता है, तो इस वजह से स्टार्टिंग में तो यही होता था कि बहुत सारे लोग आते थे, बट एग्ज़ाम्स या ऐसे सिमिलर रीजंस की वजह से दे यूज्ड टू लीव द प्रोजेक्ट, और मे बी लाइक फिर बहुत टाइम तक बात नहीं होती थी, इस तरह से हो जाता था।
एंड फॉर नाउ इट्स लाइक ये थोड़ा सा यही एक वन ऑफ द इश्यूज आता है जब आप ऐसी टीम रखते हो। और दूसरी चीज़ आती है आपके खुद के मैनेजमेंट पे। लेट्स से अब देखो जैसे कि एक होता है जब आप ऑफिस वगैरह के अंदर प्रॉपर चीज़ें सेटअप कर रहे हो तो चीज़ों का टाइमिंग है, लाइक स्टेक्स है बड़े बड़े, तो चीज़ें अलग तरीके से वर्क करती हैं। एंड जब आपका ऑफिस वगैरह भी नहीं है और आपकी एज भी कम है तो ये नहीं है कि आप एक मतलब लाइक एक टीम को चला रहे हो, बट चक्कर ये कि आप खुद भी परफेक्ट नहीं हुए। तो बिकॉज अगर मैं खुद एज अ पर्सन परफेक्ट नहीं हुआ हूँ तो मेरी मैनेजमेंट में इश्यूज होंगे, जो हमेशा होते हैं मेरी खुद की मैनेजमेंट में। तो उस वजह से लाइक टीम को इंस्ट्रक्ट करने में बीच बीच में एज सेड मैं मान लो इररिस्पॉन्सिव बन जा रहा हूँ या फिर ढंग से चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, लोगों को कंसिस्टेंटली काम जो है बांट नहीं पा रहा हूँ, तो इस वजह से इश्यूज आते हैं। और और ये एज भी है, मतलब कहते हैं 17, 18, 19 साल जब से मैंने शुरू करा है, तो इसमें आप थोड़ा सीखते भी रहते हो और ये भी कर रहे हो। तो चक्कर ये है ना कि इशू जो आता है वो या तो ये रहता है कि बाकी सबके कॉलेजेस वगैरह हैं सो दे कैन नॉट गिव द होल टाइम, और इशू समटाइम्स ये भी रहता है कि मैं खुद एज अ पर्सन मेरी मैनेजमेंट में इश्यूज होती हैं, मतलब गड़बड़ी होती है, जो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एज के अंदर सब लोग की लाइफ जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहती है कि आपको क्या ना पढ़ाई भी देखनी है, पेरेंट्स, फैमिली वगैरह बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो दैट्स द इशू। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपकी गेम है, जब वो उस टाइम पे आपका ट्रेलर आया था, जब वो मैंने आपकी वॉइस ओवर सुना था, एंड सीरियसली बताओ वो सब बंदों को पसंद है। मैंने यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो देखी है सब बंदे यही पसंद कर रहे थे कि यार वॉइस ओवर कितनी सही है। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा है वो कहते हैं ना कि सारे रास्ते आकर कभी कभार एक ही जगह आ मिलते हैं, जैसे सारे मनुष्य मृत्यु के बाद मिट्टी में। हाँ ना थोड़ा यार वॉइस ओवर को लेकर ये आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट ऑन माई सेल्फ, और जो वॉइस एक्ट्रेस है उससे भी हम लोग बहुत ट्रेन कर रहे हैं। तो मैंने पर्सनली खुद इम्प्रूव कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की, बिकॉज एक तो मेरी आवाज़ में कंपैरेटिवली काफ़ी मैच्योरिटी आ गई है। बट उस टाइम पे मैं सही बोलूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड कि मेरी वॉइस एक्टिंग उतनी ठीक है भी कि नहीं। और ये चीज़ मैंने ऑडियंस के अंदर भी देखी कि ऑडियंस जो है ना बहुत बार लिखते हैं लाइक कि वो वॉइस उतनी अच्छी थी नहीं, लाइक वॉइस एक्टिंग, पर लेकिन कुछ लोग लिखते हैं बहुत सही थी, जैसे कि आप बोल रहे हो और आप कह रहे हो कि यूट्यूबर्स ने रिएक्ट किया। तो मैं उस चीज़ में फंस जाता हूँ कि किसकी बात सुनूँ, ये कह रहा है अच्छी नहीं थी, ये कह रहा है अच्छी नहीं। तो बस ये कि बेस्ट थिंग व्हाट आई कैन डू इज़ कि आई कैन स्टिल कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ। उसके अंदर ये था कि थोड़ा सा आप कह सकते हो थोड़ा सा लाउड, मतलब थोड़ा सा लाउड वाला एलिमेंट था उस वॉइस एक्टिंग में, और थोड़ा सा लाइक ओवर रिएक्शनरी बिहेवियर था करेक्टर का, ठीक है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा मैं बैलेंस आउट कर रहा हूँ कि एकदम रियल सिचुएशन में इंसान थोड़ा सा एक धैर्य होता है इंसान के अंदर, इतना भी पगलाता नहीं है। हाउएवर करेक्टर जो है स्टोरी के अंदर हम जो दिखा रहे हैं वो काफ़ी इमेच्योर है, तो उसका कुछ हद तक सही भी है उस तरह से रिएक्ट करना, परंतु मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर रहा हूँ दैट लाइक लगे कि जो चीज़ है जिस तरह से मैं वॉइस एक्टिंग कर रहा हूँ और बेटर बन जाए और मैच्योर लगे, तो आई एम इम्प्रूविंग टुवर्ड्स इट। एंड और फीमेल वॉइस एक्टर के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? वो भी बहुत सही था, मतलब लाइक लग रहा था कि वो मतलब जो आपने वॉइस ओवर के लिए चुने थे खुद भी और जो एक्ट्रेस थे वो भी मतलब बैठ गए थे। द लास्ट फीमेल वॉइस एक्ट्रेस वो जो किसी रीज़न से लाइक शी हैज़ टू लीव द प्रोजेक्ट, देन वी फाउंड अ न्यू वॉइस एक्ट्रेस एंड नाउ शी इज़ डूइंग वेल। मैं उनको ट्रेन भी कर रहा हूँ, शी इज़ वैष्णवी। सो जो अब मेल वाला जो प्रोटैगनिस्ट है वो आप ही दे रहे हो साउंड की, कोई और चुना है? नहीं, मैं ही दे रहा हूँ बट आई एम इम्प्रूविंग। ओके सही है भाई, एकदम ऐसे देसी वाला वाइब आता है हिंदी वाला की फुल। जैसे हम ना स्टार्टिंग से जितनी मैंने गेम्स खेली ऑफ कोर्स उसमें हम इंडियन गेम्स इतना खेलते नहीं और इतना जानते नहीं है, तो हम ना इंग्लिश वॉइस ओवर को सुन के वो हमारे माइंड में बैठ गया है कि हाँ चलो डायलॉग पे उतनी डेप्थ होती है, हमें हाँ वाओ ऐसे वाली फीलिंग आती है। लेकिन जब इंग्लिश को सुनते हैं लैंग्वेज को तो हमें वो कुछ यूनिकनेस नहीं लगती।
लेकिन जब हिंदी लैंग्वेज को सुनते हैं ना, लाइक वो अपना वाला आता है यार, कितना सही है ये। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ना वो, तो मुझे सही लगा था, मतलब यार कितना सही है। अच्छा लगा था। या सही है, सही। वॉइस एक्टिंग को लेकर एक टेक्निकल जो वर्क करा था वो थोड़ा सा साउंड डिज़ाइन जो था ना, ओवरऑल बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह, मेरे पास उस टाइम पे साउंड डिज़ाइन टीम भी नहीं थी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छा रखे, कि मतलब वॉइस एक्टिंग जैसे भी है उसमें ये जो वो कह रहे हो ना बॉलीवुड वाला वो वाला फील आया एकदम कि हाँ यार, मतलब कुछ तो भयंकर चल रहा है, ठीक है। एंड उसके अलावा वॉइस को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करा था मैंने। ये जो है सारी चीज़ें मैंने, और ऊपर से उसके अंदर जब आप गेम को खेलोगे ना, तो गेम के अंदर डिफरेंट टाइप की वॉइस लाइन्स ट्रिगर होती हैं। उसकी कोडिंग में लाइक क्या था, मैंने किस तरह से कोड करा था कि डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट टाइप की वॉइस लाइन्स ट्रिगर होती हैं। तो जैसे कि मान लो लाइक 2 रास्ते हैं, आप उनमें से एक रास्ता लेते हो तो अलग वॉइस लाइन ट्रिगर होगी, एक रास्ता लेते हो तो अलग वॉइस लाइन ट्रिगर होगी। उस रास्ते से जाते हो तो वहाँ पर एक पूरा दीवार के ऊपर छापा हुआ है कि 2 रास्ते, मतलब लाइन एक ऐसी है, याद होगी वही मैं तो। पूछ रहा था। हाँ, अच्छा वही क्वेश्चन है। हाँ वही अच्छा पूछ ठीक रहा है। था कि वो जो दीवारों पे जो लिखा होता है ना, वो कहीं से हमने रेफरेंस उठाया था कि कोई चीज को क्या, मतलब वो क्या सोचा था वो लिखने का। आपका जीवन चाहे कैसा भी हो, परंतु वह क्षण आपके जीवन में अवश्य आता है जिसमें बीते कल का दर्द और भविष्य की दहशत मायने नहीं रखती। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो है आपका वर्तमान और तत्काल। वो सीन जो है बेसिकली ना, इट्स अ पॉपुलर एक लाइन है कि इंसान जो है आकर मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है, मतलब हर इंसान जो है मिट्टी में मिल जाता है। इस तरह के बहुत सारे आपको कोट्स वगैरह मिल जाएंगे अपनी भारतीय भाषा में। सो मैंने उसके ऊपर खुद का एक लाइन बनाया खुद ही से दिमाग में, कुछ भी, जहाँ पर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी बहुत थी, तो माय फादर हेल्प मी। तो वहाँ पर ऐसा लिखा था कि वो कहते हैं ना कभी कभार, लाइक मैं प्रॉपर भूल भी गया हूँ सारी लाइन, वो ऐसी लाइन थी कि वो कहते हैं ना कि सारे रास्ते आकर एक ही जगह मिलते हैं, जैसे सारे मनुष्य मृत्यु के बाद आकर मिट्टी में जा मिलते हैं, परंतु क्या पता वो रास्ता जो आपने नहीं लिया, क्या पता उस रास्ते पे कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको बहुत कुछ सिखा दे। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ लिखा है वो कहते हैं ना कि सारे रास्ते आकर कभी कभार एक ही जगह आ मिलते हैं, जैसे सारे मनुष्य मृत्यु के बाद मिट्टी में। परंतु क्या पता वो दूसरा रास्ता आपको वो दिखा दे जो कोई और नहीं देख पाया, एक आसान मार्ग चुनकर। तो बेसिकली इस टाइप की वो लाइन थी, या एंड दैट लाइन टेक्निकली उस गेम प्ले को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि फर्स्ट जो रास्ता है उस पर आपको नहीं पता, मतलब वो काफ़ी ईजियर है। सेकंड रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है, बट उसमें ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है, थोड़ी सी डेप्थ है, थोड़ी सी स्टोरी है, तो वो फिलॉसफी को मैं इंड्यूस कर रहा था। तो बेसिकली गेम का जो एक ओवरऑल एम है ना, वो इस फिलॉसफी को देना है। मतलब देयर आर सेवरल फिलॉसफी जो अपनी इंडियन हिस्ट्री से, ग्रंथों से या किसी भी तरह से है, उनके ऊपर हम नॉलेज प्रदान करना चाहते हैं। तो इस गेम का एक इम्पॉर्टेंट पर्पस ये फिलोसॉफिकल एजुकेशन भी है कहीं ना कहीं इन द बैक। या सो लाइक जब गेम बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें कहाँ पे एक्सप्लोर करनी पड़ी, लाइक कोई ग्रंथ वगैरह हो या गीता भाई कोई कुछ पढ़ना पड़ा? गीता रखी है, मैंने कंप्लीट नहीं करी, बट आई वुड से कि अभी तक जो है ना, देखो उसके बाद तो हम डेवलपमेंट में बिजी हो गए, बट समय निकाल कर मैं नहीं तो तेजस जो है कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, और या मैं पढ़ता रहता हूँ, विनीत है, सब लोग, हम लोग की आदत है कि हम जो है थोड़ा सा जितनी भी इंडियन हिस्ट्री है उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते रहते हैं सब मिलके। या और बाद में जो है आपको स्टोरी के अंदर जो भी हम लोग फैक्ट्स दिखाएंगे, ये है कि हम उनको लाइक बिल्कुल एक्यूरेट रखने की कोशिश करेंगे। गेम के अंदर एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एलिमेंट प्लान्ड है दैट एवरी लेवल, हर एक लेवल अपने आप में भारत की एक अलग जगह पे बेस्ड है। जैसे कि भारत में फोर्ट्स हैं, रायगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, इस तरह के, भानगढ़ फोर्ट, इस तरह के फोर्ट्स भी प्लान्ड हैं। तो वो हमारे गेम का ओवरऑल प्लान है कि हर लेवल के अंदर आप एक नई जगह पे हो,
एक अलग कहानी है वहाँ के लोगों की वगैरह, उस तरह से गेम प्रोग्रेस कर रहा है। सो ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कि जो गेम डिजाइन है ना, इसको लेकर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई गेम डिजाइन एक ऐसा होता है, कोई बंदा है बस वो आर्ट बना रहा है, कुछ 3D मॉडल बना रहा है, बस वही है गेम डिजाइन। तो मतलब क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? अब वीडियो गेम डिज़ाइन क्या है, एक तो मैंने अपने कोर्स के अंदर भी बता रखा है, वैसे तो सैम्पल फ्री है, उधर उधर जाके भी मेरा वीडियो देख सकते हो। सो वीडियो गेम डिज़ाइन अगर मैं इधर बताऊं समरी में, तो देखो डिज़ाइन जो शब्द है ना, उसका मतलब सिर्फ आर्ट से रिलेटेड नहीं होता। डिज़ाइन का मतलब कुछ लाइक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखो उसके और मतलब भी होते हैं। तो डिज़ाइन का मतलब होता है एक तरह का स्ट्रक्चर किसी चीज़ का, ये भी उसका एक मीनिंग है। और वीडियो गेम डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट कि गेम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके पीछे जो थॉट प्रोसेस लगता है, प्लानिंग लगती है, गेम एग्जैक्टली है क्या। एक गेम के अंदर गेम प्ले होता है, लेवल्स होते हैं, उसके अंदर गेम मैकेनिक्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। देखो एक प्रोग्रामर ना डायरेक्टली ये गेम बनाना नहीं शुरू करता, उसको पहले सोचना पड़ता है, या कोई होता है सोचने के लिए जो सोचता है कि गेम के अंदर क्या क्या ऐसे एलिमेंट्स रखें जिससे गेम फन बने, इंजॉयबल बने, मतलब मज़ा आए गेम खेलने में, है कि नहीं। तो अब ऐसा गेम बनाना है तो कैसे बनाओगे? तभी जब आपको क्या कहते हैं वीडियो गेम डिज़ाइन का नॉलेज होगा, जब आपने गेम्स बहुत सारे खेले होंगे, जब आप अंडरस्टैंड करते हो कि गेम्स को फन क्या बनाता है, मज़ेदार क्या बनाता है। एंड वो जो लर्निंग है, वो जो स्टडी है अबाउट वीडियो गेम्स का साइंस, वीडियो गेम की साइकोलॉजी क्या है, गेमर्स क्यों साइकोलॉजिकली गेम्स को इतना पसंद करते हैं खेलना, वो है गेम डिज़ाइन, राइट। एक गेम डिज़ाइनर एक तो सोचता है कि ऑडियंस किस तरह का गेम पसंद करेगी, दूसरा गेम डिज़ाइनर एग्जीक्यूशन करवाता है गेम डेवलपर से, वो प्लान करता है, डॉक्यूमेंट्स बनाता है, डॉक्यूमेंट के अंदर एक एक चीज़ स्पेसिफाई करता है कि इसका लेट्स से कॉम्बैट सिस्टम कैसा होगा, कॉम्बैट सिस्टम के अंदर कितनी गोलियों पे कितने हेल्थ जाएगी। इस तरह से एक एक छोटी छोटी चीज़ें डिटेल के अंदर वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख के अपने प्रोग्रामर्स को देता है, एंड प्रोग्रामर्स को एक्सप्लेन करता है कि यार गेम कैसा होने वाला है। सो दैट होल थिंग इज़ कॉल्ड वीडियो गेम डिज़ाइन। ये गेम डिज़ाइन में गेम आर्ट नहीं आता, आपको मे बी डायग्राम बनाने पड़े लोगों को समझाने के लिए कि क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट आर्ट भी नहीं आता, लिटरली बस डायग्राम बना के लोगों को समझाना है और उनसे काम करवाना है। एक गेम डिज़ाइनर को इन जनरल बाकी सारी चीज़ों की नॉलेज है तो अच्छी बात है, बट गेम डिज़ाइनर का प्राइमरी काम है सोचना, प्लान करना, एग्जीक्यूट करवाना। सो या गाइस, तो होप सो तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, और अगर कोई इंटरेस्टेड है गेम डिजाइन में तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। सो मानिक भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आप गेम प्रोग्रामर की बात करते हैं, सो एक दो क्वेश्चन है, इसी से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पूछूंगा कि आपकी गेम में अभी गेम प्रोग्रामर का काम कौन कर रहा है, आप कर रहे हो या फिर कोई और आपने रखा है? हमारे एक फ्रेंड राहुल वलेचा जो मेरे साथ IGDC के अंदर गए थे, एंड देन देर इज़ कुमार हर्षित जो एक टेनिस प्लेयर है, ठीक है, एंड उसके अलावा मैं हूँ, अनियन भी है जो टेक्निकली एनिमेशन का काम करता है। सो बेसिकली बाकी जो मेन जो प्रोग्रामर है वो हर्षित और राहुल भाई हैं। उसके अलावा हम लोग भी बेसिकली इनकी हेल्प कर लेते हैं, या फिर इन जनरल जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेरी से सॉल्व हो गई लेट्स से, तो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया गेम में, कुछ चीज़ें उनसे हो गई। बस प्राइमरी जो बेस कोड होता है, बेस फंक्शनिंग है, कैरेक्टर्स कैसे चल रहे हैं, वो जो है ऑर्गेनाइज वे में वो लोग करते हैं, मतलब मेन जो प्रोग्रामर्स है राहुल और हर्षित। तो अब इसी का ही सेकंड क्वेश्चन, क्या जब आपने स्टार्ट किया था गेम डेवलपमेंट में, तो आपने गेम डिजाइन नहीं क्यों सीखा, लाइक गेम प्रोग्रामिंग क्यों नहीं, वो वैसा वाला थॉट कि हाँ? ऐसा बात नहीं, मैंने स्टार्टिंग जो है गेम प्रोग्रामिंग सीखने से स्टार्ट की थी। मैंने स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग सीखी, मैंने बताया आई टोल्ड यू आई वॉच द चैनल कॉल्ड जोनस टायरोलर, उनसे मैंने C# सीखा, और वो बिगनिंग था मेरी गेम डेवलपमेंट का। देखो एक चीज़ होती है कि आप प्रायोरिटी किस चीज़ को रखना चाहते हो। गेम डेवलपमेंट एक चीज़ है अच्छी, बट गेम डिज़ाइन है इट्स अबाउट थिंकिंग वे ओवर द टॉप ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, कि आप कुछ भी सोचो,
बनाना आपको नहीं, आपको बनवाने का ध्यान रखना है कि कैसे लोगों से बनवाना है, राइट। ये स्किल अपने आप में रेयर भी है, तो इसकी डिमांड भी ना थोड़ी सी ज़्यादा है, और जबकि सप्लाई कम है, उस तरह की स्किल है कह सकते हो। बिकॉज आपको बहुत इंडिया में भी फॉरेन में भी बहुत गेम डिज़ाइनर्स कम मिलेंगे। अब मैं सोचता हूँ कोई जैसे कि फॉरेन क्लाइंट्स जो होते हैं मेरे से गेम डिज़ाइन का काम करवाते हैं या लेवल्स बनवाते हैं, वो बस वो मतलब क्या कहते हैं, इतना एक्साइट हो जाते हैं जो भी मैंने लेवल बनाया उसको देखकर। मैं सोचता हूँ ऐसा क्या कर दिया मैंने, क्योंकि बात यह है कि सारे लोगों ने फोकस करा है शुरुआत से गेम डेवलपमेंट में, गेम आर्ट बनाने में। तो जो लेवल डिज़ाइन वाला पार्ट है, गेम डिज़ाइन वाला पार्ट है, उन स्किल्स के ऊपर बहुत कम लोगों ने काम करा है। बहुत कम लोग जो है उसके ऊपर जल्दी जाते हैं। सो दैट इज़ वाई वो स्किल थोड़ी सी, एक तो एक ये कि रेयर एलिमेंट आ जाता है। तो जब आप मार्केट के अंदर रेयर हो तो आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, राइट। तो एक तो ये रीज़न था, और दूसरी बात ये कि एज अ गेम डिज़ाइनर आपके पास पावर बहुत होती है। मैं किसी क्लाइंट के लिए भी काम कर रहा हूँ ना, तभी मैं टेक्निकली इवन मैं क्लाइंट के लिए भी काम कर रहा हूँ तब भी मैं लीड कर रहा हूँ उनका प्रोजेक्ट, ठीक है। क्यों, अगर मैं एक गेम डिज़ाइनर हूँ, मैं किसी कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, मैं एक लीड कर रहा हूँ, और मतलब वैसे सेंस में लीड नहीं कर रहा हूँ, एक तरह से आइडिएशन के मामले में लीड कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह का गेम बनाना है। तो मैं उस चीज़ को, उस आइडिया को लीड कर रहा हूँ कि इस तरह का गेम बनना चाहिए। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोचने की कि ऐसा फन गेम कैसा बनाया जाए, और वो फन गेम मतलब एक पूरा कि आपने सोचना गेम का अच्छा स्ट्रक्चर, और एक ऐसा गेम प्लान करना जो सच में लोगों को खेलने में मज़ा आए। जैसे एक डायरेक्टर का काम होता है ना, फिल्में डायरेक्ट करता है, बढ़िया स्क्रीन पे लिखता है, बढ़िया राइटिंग लिखता है, ठीक है, एंड वही काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल होता है कि मूवी कितनी बढ़िया बनेगी। उसी तरह से गेम डिज़ाइनर का काम है। तो दैट इज़ वाई मुझे गेम डिज़ाइन वाला काम जो है ना ज़्यादा अपीलिंग लगा टू माई सेल्फ, एंड मुझे लगा कि इसकी अलग वैल्यू है, अपनी अपनी अलग जगह। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बट वीडियो गेम डिज़ाइन इज़ द ओनली थिंग जिस पे मैंने प्रायोरिटाइज़ करा। मैंने गेम प्रोग्रामिंग सीखी है, समझता हूँ और गेम आर्ट भी समझता हूँ, मॉडलिंग समझता हूँ, बस इसको प्रायोरिटाइज करा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपकी गेमिंग के ऊपर फिर से आते हैं, उस पे रिलेटेड कि अब पता नहीं मुझे आंसर क्या मिलेगा, लेकिन रिलीज डेट कोई या कुछ भी थोड़ा बहुत हमें यूट्यूब चैनल पे गेम प्ले देखने को मिला, कुछ भी, वो कब मिलेगा, लाइक रिलीज डेट या फिर गेम प्ले? यार ये बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, बिकॉज इस टाइम पे अपने लोग जो है ना थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं सेल्फ फंडिंग पे, खुद थोड़ा काम करके अपनी टीम के ओवरऑल फंड्स बढ़ाने के, ताकि हमें कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि मान लो अभी स्टीम का वो ख़रीदना था हमें, राइट। उस तरह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ख़रीदनी पड़ती हैं, या फिर आपको लेट्स से, तो इस वजह से हम लोग जो है थोड़ा ट्राई कर रहे हैं थोड़ा सा सेल्फ फंडिंग की तरफ, कि कुछ अर्निंग्स अपनी ओवरऑल बढ़ा ले टीम, ठीक। तो बात ये है कि गेम प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम है वो हम कर रहे हैं, पर लेकिन एज सेड ना कि टीम के स्कूल वगैरह ऐसी चीज़ों की वजह से, तो ये है कि थोड़ा सा अप डाउन्स आते रहते हैं। उस वजह से अभी मैं आपको मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकता डेमो की, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ डेमो आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, एंड आएगा तो अगले साल की फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही आएगा मोस्ट प्रोबेबली, जो एक प्लेबल डेमो रहेगा। एंड एक टीज़र भी रेडी है, जो टीज़र हम लोग बेक नहीं कर पा रहे बिकॉज वी डोंट हैव लाइक अ गुड प्रोसेसर जिसके ऊपर वो बेक हो सके, नहीं तो हम लोग उसको लॉन्च करते। वो बहुत बढ़िया टीज़र है, उसके अंदर वाटर सिमुलेशन वगैरह का यूज़ करा है, तो दैट भी वो भी लाना है। ओके, सो जो आपने IGDC में भी जब आप गए थे तो आपने लाइक गेम प्ले खिलाया था लोगों से कि लाइक कोई ट्रेलर वगैरह दिखाया था, क्या था मतलब एक्चुअली? हम लोग ले गए थे अपनी गेम की प्रेजेंटेशन जो आप पब्लिशर्स वगैरह को दिखाते हो ना, उस तरह की प्रेजेंटेशन। तो उसके अंदर हमारे गेम के स्क्रीनशॉट्स थे, हमारे गेम के सारे 3D मॉडल जो हमारी टीम ने वर्क करा है, जितने भी फीचर्स हमने बनाए हैं, हमने सीमलेस कैमरा सिस्टम पे वर्क करा था, हमने क्विक टाइम इवेंट्स पे वर्क करा था, जो भी चीज़ें हमने क्रिएट करी थी, बिकॉज वी डोंट हैड द फाइनल गेम थिंग रेडी, बट बाकी जो चीज़ें हमने बनाई थी वो चीज़ हम लोग शोकेस कर रहे थे उधर, एंड पीपल वर लविंग इट। एक्चुअली हर किसी ने पसंद करा, तो या कुछ मतलब हमने कुछ तो था उसके अंदर कि लोगों को समझ में आ जाए गेम का कंसेप्ट क्या है। सो या
तो यही क्वेश्चन कि आईजीडीसी का एक्सपीरियंस कैसा था, लाइक लोगों को डिस्क्राइब करो कि कैसा एक्सपीरियंस होता है वहाँ का। अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया, और क्या बताएं। इतने सारे लोग थे, 4,000 लोग थे, मतलब आप समझो एक छत के नीचे, और सब गेम डेवलपर्स हैं, गेम आर्टिस्ट है, गेम डिज़ाइनर। उससे बढ़िया एक्सपीरियंस क्या ही हो सकता है। और जिसको समझना है एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा गया है, तो एक व्लॉग सीरीज़ टाइप की बनाई है मैंने। उसका एक वीडियो तो आ भी चुका है जहाँ पर हमने बताया हम कैसे उधर गए। सेकेंड वीडियो के अंदर मैं पूरा आईजीडीसी का एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, पता लग जाएगा कैसा है था एक्सपीरियंस। शब्दों में नहीं बयां कर सकते, तो इसीलिए वीडियो बना रहे हैं, है कि नहीं। सो या अब है लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस पॉडकास्ट का, जो है एआई। और मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एआई के बारे में क्या थॉट है आपका गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री में, क्या होने वाला है, खत्म? यार यार देखो, भयंकर चीज़ है। मैंने रिसेंटली एक छोटा सा शॉर्ट भी बनाया जो मैं डाल दूंगा चैनल पे। सो एआई जो है, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। हमारी टीम के राहुल वलेचा हैं, उनसे मैंने बात करी थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने टेस्ट करके देखा इन्हें, इस एआई को उन्होंने कोड करवाया, एंड वो तो शॉक हो गए कि ये तो कुछ भी कोड कर ले रहा है। ठीक है, दिस इज़ वन क्लाइंट जिन्होंने मुझे पहली बार बताया कि क्या क्या कर सकता है चैट जीपीटी। ओके, और देन जो है राहुल भाई ने जब बताया कि चैट जीपीटी से उन्होंने क्या क्या टेस्ट करवा के देखा, तो उनको लग रहा है, उन्होंने कहा कि हाँ ये चीज़ डरावनी तो है गेम प्रोग्रामर्स के लिए। और पर्सनली मैं भी उस तरह से सोचता हूँ कि यार गेम प्रोग्रामर्स का काम तो इसने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। बट गेम इंडस्ट्री में सिर्फ गेम प्रोग्रामर तो नहीं होते ना। गेम प्रोग्रामर सिर्फ गेम प्रोग्रामर नहीं होता, गेम प्रोग्रामर एक गेम डेवलपर भी होता है। और गेम डेवलपर के काम ना सिर्फ प्रोग्रामिंग तक सीमित नहीं होते, वो 10 चीज़ें कर रहा है। तो अब उसका कोड वो लिख लेगा, कोड कंप्यूटर से लिखवा लेगा, तो उसके ऊपर जो सर पे जो बर्डन है, कोड में एरर ना आए, कोड लिख लिया जाए, वो तो कम हो गया, है कि नहीं। अरे बट जो डेवलपमेंट में जो मेहनत लगती है, या आपको फाइल्स को मूव करना है, उनके अंदर लाइक वेरिएबल्स के अंदर टेस्ट करके देखना है कि गेम प्ले कैसा चल रहा है। ठीक है, आपने मतलब क्या कहते हैं, कोई कैरेक्टर बनाया, उस पर एनिमेशन डाल के टेस्ट करा, चीज़ें ढंग से वर्क नहीं कर रही हैं, तो आपने कोई और मेथड से कोड करवाया, चाहे एआई से करवाया। पर लेकिन डेवलपमेंट के अंदर सिर्फ कोड वाला काम नहीं होता है, 10 चीज़ें और होती हैं। ठीक है, आपको VFX पे वर्क करना होता है, आपको आप नाइग्रा सिस्टम, साउंड सिस्टम, ऐसी 10 तरह की चीज़ों पे वर्क कर रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गेम डेवलपमेंट के अंदर, जहाँ पर हैंड वर्क की ज़रूरत होती है, इंसान की क्राफ्ट की ज़रूरत होती है डायरेक्टली। तो वो चीज़ तो भाई गेम प्रोग्रामर्स मतलब गेम डेवलपर से कोई नहीं छीन सकता कुछ टाइम तक, तो ये है ये। क्योंकि यार आपको अगर गेम बनाना है तो ये थोड़ा बोलोगे एआई से भाई ये ले गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना दे गेम, नहीं यार, आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, उसे बिल्कुल बताना पड़ेगा कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। सो एज अ गेम डिज़ाइनर मैं इतना बोलूँगा कि मेरे पर्सपेक्टिव में जो एक मैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं रखता हूँ, मेरे को अगर प्रोटोटाइप करना है तो मेरे लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई यार। प्रोग्रामर्स की बात करें तो प्रोग्रामर्स का मैं कह सकता हूँ उनकी जॉब रिस्क में तो है, बिकॉज काम कम तो बहुत होने वाला है। तो अगर एक कंपनी जो है लेट्स से 100 प्रोग्रामर हायर करती है, ठीक है, अब गेम इंडस्ट्री से हटके अगर मैं जनरल ऐप इंडस्ट्री वैसी इंडस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ तो और भी ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा। पर क्योंकि ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है कोडिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन जनरल अगर वो कोई भी कंपनी, चाहे गेम कंपनी हो, सॉफ्टवेयर कंपनी हो, इफ दे हायर लाइक 100 पीपल, अब उनको शायद 10 लोग भी हायर करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि लेबर वर्क जो है, मतलब ज़्यादातर वर्क जो है, जो टाइम टेकिंग वर्क है, टाइम बचाने के लिए तो वो ज़्यादा लोग रखते हैं। अरे कहने को तो एक प्रोग्रामर भी पूरी वेबसाइट बना देगा या पूरा ऐप बना देगा, ठीक है, पर लेकिन उसको साल लग जाएंगे ना, 2 साल, उसको कम समय करने के लिए वो ज़्यादा प्रोग्रामर रखते हैं। अब उसकी जगह अगर एआई वो काम कर दे रहा है तो भाई कंपनी यही प्रेफर करेंगी कि प्रोग्रामर्स को कम रखो, ऐसे प्रोग्रामर रखो, सिर्फ सीनियर प्रोग्रामर जो समझते हैं कि ये मामला बनना क्या है एग्जैक्टली, किस तरह का ऐप बनना है, किस तरह का गेम बनना है, उनको हायर करेंगे और वो सब संभाल लेंगे। ठीक है, तो भाई सेफ तो बिल्कुल नहीं है, मतलब सेफ बिल्कुल नहीं है तो नहीं बोलूँगा, सेफ तो है पर हर किसी की नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लो लेवल प्रोग्रामर्स की जॉब जो है काफ़ी
उसमें है खतरे में, क्योंकि उनका काम इजीली रिप्लेसेबल। बाकी सेम आर्टिस्ट के लिए भी रहा, आर्टिस्ट का भी काम एज सेड ईजियर हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। अरे यार आर्टिस्ट, तुम्हें पता है अभी क्या हुआ? ये कभी artstation.com पे गए हो? या उसमें वो आजकल वो चला है ना एआई वाला बहुत। से नो टू एआई। तो अपनी टीम का बंदा है अनियन स्वर्णकार भाई, वो तो इंस्टाग्राम देखोगे ना उसका, हर किसी जो भी एआई से बनाया हुआ आर्ट डाल रहा है उसके यहाँ लिखने में लगा है से नो टू एआई, से नो टू एआई। लोग की जगह स्पैम कर रहे हैं लोग के, लाइक यू नो आजकल लोग लेंसा से अपनी फोटो नहीं बना के डाल रहे हैं भाई, वो बंदा हर जगह स्पैम कर रहा है से नो टू एआई, बिकॉज वो एक आर्टिस्ट है। और जितने भी आर्टिस्ट है वो इतना समझते हैं कि अगर आर्ट स्टेशन जैसी वेबसाइट पे नॉन आर्टिस्ट मतलब ऐसे ही रैंडम लोग एआई वाले भर जाएंगे तो भाई कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी आर्टिस्ट की, है कि नहीं? तो उसी वैल्यू को बनाए रखने के लिए, और मे बी इवन अभी कंपनीज लेट्स से हायर मतलब एआई को रिप्लेस नहीं भी कर रही हैं आर्टिस्ट को, क्योंकि आर्टिस्ट थोड़ी ऐसी चीज़ है ना कि उनकी वो अलग ही क्रिएटिविटी लेकर आते हैं, इंसानियत लेकर आते हैं प्रोजेक्ट में, उनके बिना एवे ही काम नहीं चलने वाला है। तो ज़रूरत है आर्टिस्ट की बहुत। पर बात यह है कि अगर आर्ट स्टेशन जैसी वेबसाइट के अंदर एआई वाली सारी चीज़ें भर जाएंगी तो कंपनीज को अगर ढूंढने होंगे आर्टिस्ट, वो कहाँ से ढूंढ देंगे? राइट, वही तो एक जगह है पोर्टफोलियो की जहाँ पर स्पैम भर जाएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं। इसीलिए से नो टू एआई जो है बहुत ट्रेंड कर रहा है। सो इन जनरल मैं बात करूं कि काम जो है आधे से ज़्यादा लोगों का बहुत कम होने वाला है। उस वजह से दो चीज़ें होंगी, या तो लोग जॉब लूज़ करेंगे, जो प्रोग्रामर्स के मामले में तो बहुत पक्का है, पर आर्टिस्ट लोकल नहीं है, क्योंकि आर्टिस्ट लोग ना हमेशा प्रेशर में रहते हैं ओवरवर्क के। रॉकस्टार के यहाँ लोग डिप्रेशन में चले जा रहे थे, बीमार पड़ जा रहे थे, क्योंकि काम बहुत होता था, क्रंचेस बहुत होते थे। अब समझो कि अगर उनका काम एआई एड कर रहा है तो उनको ज़्यादा समय मिल गया, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ गया, या पर लेकिन अब ज़्यादा समय मिल गया तो रॉकस्टार कहेगा साला अब गेम में और डिटेलिंग डालते हैं, तो वो और आर्टिस्ट हायर करेंगे। सो बेसिकली यू कैन से आर्टिस्ट का काम, अगर तुम वैसे क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, सिर्फ लेबर आर्टिस्ट नहीं हो। लेबर आर्टिस्ट वो होता है जो बस कॉपी करना जानता है चीज़ों को, या फिर उतना स्किल्ड नहीं होता ना, क्रिएटिव थिंकर नहीं है, तब तो भाई तुम ये समझो डिमांड बढ़ेगी उल्टा, मतलब डिमांड बढ़ेगी उल्टा। बढ़ेगी क्या मतलब, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी डिमांड है आर्टिस्ट की ठीक ठाक और डिमांड सही रहेगी। प्रोग्रामर्स में थोड़ा सा खतरा रहेगा बिकॉज प्रोग्रामर्स काफ़ी हैं, पर लेकिन जो उनकी डिमांड है थोड़ी सी कम होगी बिकॉज एआई उनका काम बहुत इजीली कर जा रहा है। एक समझदार मेरे जैसा अगर गेम डिज़ाइनर है जिसको तो प्रोग्रामिंग की थोड़ी भी नॉलेज है ना, और उसको सिंपल गेम बनाने लेट्स से, ठीक है, तो उसको मे बी प्रोग्रामर की ना ज़रूरत पड़े, वो खुद ही मतलब एआई से करवा ले, या सो बाकी आ जाते हैं गेम डिज़ाइनर्स। ये वाली जॉब बिल्कुल इरिप्लेसेबल है, क्योंकि यहाँ तो गेम डिज़ाइनर एक साइकोलॉजी मतलब एक भावनाओं की अंडरस्टैंडिंग रखता है। सिंपल बात कर कि गेमर की भावनाओं क्या होती है और एग्जीक्यूशन करवाना कैसे है, भावनाओं प्लानिंग की नॉलेज रखता है कि गेम किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो नॉलेज ना वो गेम डिज़ाइनर ही ला सकता है, एंड वो रिप्लेसेबल एआई द्वारा अभी तक कुछ सालों तक तो मतलब कुछ 10-15 सालों तक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गेम डिज़ाइनर क्योंकि अगर तुम कोई भी बंदा हायर ना करो ना टीम में, तुम्हें एटलीस्ट गेम डिज़ाइनर तो हायर करना पड़ेगा, क्योंकि गेम तो इंसान ही इंसान के लिए बना पाएगा ना कहानी। यही क्वेश्चन है कि जैसे आपने भी बोला कि जो बड़ी कंपनी है उन पे तो रिस्क है ये एआई का, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इंडी स्टूडियोज है ना, उनके लिए क्या है, एआई अफेक्ट कर सकता है या फायदेमंद है उनके लिए? यार अगर कोई स्टूडियो के हेड पे बैठा है तो उसके लिए तो अच्छा ही है, बिकॉज इंडी स्टूडियोज़ के पास वैसे ही पैसों की किल्लत रहती है, तो दे वुड प्रेफर कि वो प्रोग्रामर्स का लाइक यू नो कम प्रोग्रामर्स हायर करे, ठीक है। जैसे कि अब जनरली इंडी चक्कर ये भी है ना कि इंडी टीम्स के अंदर जनरली प्रोग्रामर ज़्यादा होते भी नहीं है, ठीक है, मतलब एक या दो होंगे, और एक या दो तो आपको चाहिए ही कम से कम, चाहे एआई कितना भी आ जाए, ठीक। तो मेन बात यह है कि इंडी स्टूडियोज़ अगर लेट्स से थोड़ा बड़ा इंडी स्टूडियो है जहाँ पर उनको अमाउंट ऑफ लाइक वर्क की वजह से उन्हें ज़्यादा वो प्रोग्रामर हायर करने पड़े, तो उधर उनको फ़ायदा हो जाएगा कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही 4 रखने, ठीक है, 2-3 ज़्यादा
उसके आगे उन्हें नहीं रखना है, ठीक है। तो ये है, वो कम प्रोग्रामर रख के ज़्यादा प्रोग्रामर्स का काम करा सकते हैं। तो इन जनरल मैं बोलूँगा इंडी स्टूडियो से हो सकता है, मतलब ये नहीं कि प्रोग्रामर्स निकाले जा रहे हैं, इंस्टीट जितने प्रोग्रामर्स हैं वो गेम बढ़िया बना पा रहे हैं। उल्टा फ़ायदा है, मतलब फ़ायदा है, अभी के लिए तो फ़ायदा है जिधर देखो। सो या बहुत कुछ नॉलेज आपसे मिल गई, सही है। अरे बढ़िया। सो क्वेश्चन जो है वो सारे खत्म हो गए, तो बहुत मजा आया आपके साथ। एंड एंड में आप मेरी ऑडियंस को और जो आपकी ऑडियंस यहाँ पे आई है उसके लिए क्या कहना चाहोगे? बस ये है, लाइफ में मज़े करो, गेम डेवलपमेंट या गेम डिज़ाइन, गेम आर्ट जो भी आप सीखो अच्छे से, और विश्वास रखो, बहुत ज़्यादा ओवर मत जाओ, थोड़ा सा सोच समझ के स्ट्रक्चर करके चीज़ों को लेकर चलो, अपने कैरियर को लेकर। गेम डिज़ाइन सीखना है तो मैं सिखा रहा हूँ, और गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल तो ये भाई भी डालते हैं, काव्यांश भाई, और यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, आप सीखना शुरू करिए। और दूसरी बात ये है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल लोग ध्यान नहीं देते, गेम डेवलपर्स तो बिल्कुल नहीं देते, उसके चक्कर में अभी हफ्ते में 4 बार बीमार पड़ रहा था। मैं नहीं चाहता आपके साथ सेम ऐसा हो। मैंने हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान देना शुरू करा अपने जीवन में, आप लोग पहले से ही ध्यान देकर चलें, ठीक है। कोई भी काम, पढ़ाई, कुछ भी ज़रूरी नहीं है हेल्थ से ज़्यादा। बस यही मैं कहना चाहूँगा, हेल्थ पे ध्यान दो और गेम बनाओ बढ़िया, मेक गेम्स और खेलो भी गेम्स को, तभी आप बेटर गेम्स बना पाओगे। बी अ गेम डिज़ाइनर, आई एम गेम डिज़ाइनर। या तो गाइस, बहुत कुछ नॉलेज हमें मानिक भाई से मिली, और जो भी इन्होंने बोला वो मैं भी बोलूँगा कि यार स्टे सेफ और हेल्दी रहो। बाकी आज के लिए इतना ही था वीडियो में, और अगर तुम गेम डिजाइनर या गेम डिजाइन करना चाहते हो तो इनका जो कोर्स है वो अवेलेबल है इनकी साइट पे, मैं ऑफ कोर्स लिंक डाल दूंगा, वहां पे तुम देख सकते हो। बहुत मतलब सही है यार। तो यार मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर तुम्हें इसका एपिसोड 2 चाहिए होगा तो मुझे वो भी बता देना। तो यार मानिक भाई, फिर मिलते हैं कभी IGDC में अगर हमारा मिलना होगा तो। या तो ठीक है, बाय बाय।